ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिसेंटली पूरे देश में जो बहुत ही चर्चा में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। किसी भी देश की शिक्षा की तस्वीर यह बताती है कि वहाँ की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। हालिया वर्षों में दुनिया भर की बेहतर गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटीज की सूची में भारत के पिछड़ने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहल करेगी ताकि इस स्थिति में सुधार हो। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने को आशा भरी नज़रों से देखा जा रहा है। यह इस मायने में भी सुखद पहल है कि ऑलमोस्ट 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसका मसौदा 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया था इस शिक्षा नीति का मसौदा। इस कमेटी का गठन 2017 में किया था और 2019 में इसने पूरा काम किया। इसका मकसद शिक्षा और सीखने की ओर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या क्या नीतियां लाई है। नई शिक्षा नीति के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। आइए हम इसके जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है उन पर विचार करते हैं। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब वापस से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। अब हम चर्चा करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि स्कूल शिक्षा में इस नीति के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए। 5वीं तक की कक्षा का माध्यम मातृभाषा में होगा, यानी जहाँ तक मतलब 5वीं तक का रखा है, लेकिन ये भी कहा गया कि जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। मदर टंग में बच्चा सहज रूप से सीखता है और सहज रूप में ही बच्चा अपनी बात कह पाता है। मदर टंग वैसे भी संवेगों की भाषा है, भावनाओं की भाषा है। त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को शामिल करने की बात की गई है इसमें। और 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER करने का लक्ष्य रखा है। सकल नामांकन अनुपात से तात्पर्य क्या है, ये हम इसको फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि प्रदेश और देश में जो स्कूली उम्र के कुल बच्चों और स्कूल में जो प्रवेश लेने वाले बच्चे हैं उनका अनुपात। तो जैसे कि एक उदाहरण से देखें कि मान लीजिए एक गांव के अंदर स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए और जिन्हें दूसरा काम नहीं करना है, केवल पढ़ने वाले बच्चे हैं मतलब, और ऐसी एज के बच्चे उस गांव के अंदर कुल 500 है और वो 500 के 500 बच्चे यदि स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि 500 पढ़ने वाले बच्चे थे और वो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ 100% सकल नामांकन अनुपात है। तो अभी जो हाल में देखा जाए तो 5वीं तक की कक्षा का 75% नामांकन होगा और आगे अगर देखें 8 तक में वो इससे कम है और आगे और भी कम होता गया। तो इसीलिए इसमें सरकार का मकसद है कि जो नामांकन है वो 100% किया जाएगा।
स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो टीचर्स की भी आवश्यकता होगी और स्कूल्स भी नए खुलेंगे और स्कूल्स खोलने की आवश्यकता होगी। स्कूल जो पाठ्यक्रम का जो 10+2 का फार्मूला था उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसे हम समझने के लिए 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, यानी 3 से 8 साल तक के बच्चे पहले इसमें शामिल होंगे। ये बच्चे पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, खेल खेल में सीखेंगे और उसके पश्चात 2 साल यानी पहली और दूसरी कक्षा ये स्कूल में ही पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज है प्रीपेट्री स्टेज, इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे शामिल होंगे और कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे। जो तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज, इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे शामिल होंगे और 6 से 8 तक की ये शिक्षा लेंगे। कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और जो कौशल विकास कोर्स की शुरुआत होगी। इस शिक्षा नीति में बच्चों के समझने की क्षमता पर, रटने की बजाय समझने की क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे शामिल होंगे और कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे। जो 10th और 12th बोर्ड है, तो इस शिक्षा नीति के द्वारा बोर्ड परीक्षा को अधिक सरल बनाया गया है। 2 बार एग्जाम होंगे और जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो इसमें कई स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, वो लास्ट में उनके एक साथ बर्डन पड़ता है, तो इसलिए इसमें साल भर पढ़ना होगा और लास्ट में बर्डन भी नहीं होगा। 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा। विद्यार्थियों को अपना जो पसंदीदा विषय है वो चुनने के लिए इसमें कई विकल्प दिए जाएंगे। पहले ये होता था कि साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, और आर्ट्स वाला साइंस नहीं, कॉमर्स वाला साइंस नहीं, और आर्ट्स वाला कॉमर्स नहीं। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि जिसकी अगर साइंस वाला बच्चा भी अगर आर्ट्स भी हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वो संगीत लेना चाहता है, तो वो साथ में वो भी ले सकता है। कॉमर्स वाला भी इस तरह ले सकता है, और आर्ट्स वाला बच्चा भी अगर साइंस या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहता है आर्ट्स के साथ में, तो वो ले सकता है। इस नीति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया है। अभी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो 6 से 8 तक संचालित है, 8वीं कक्षा तक संचालित है, तो इसमें 12वीं तक करने की बात कही गई है। अब हम आगे जो इस पॉलिसी के द्वारा उच्चतर शिक्षा में जो बदलाव की है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2018 के 36.3 के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ा करके इसमें 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, और वोकेशनल एजुकेशन को भी इसी में शामिल किया गया है। तो इसमें 50% रखने का कारण ये था कि कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12वीं के बाद में अपने घरेलू उद्योग धंधों में जुड़ जाते हैं, और कुछ भर्तियां भी 12वीं के बाद ही निकलती है, तो वो उसमें लग जाते हैं, नौकरियों में चले जाते हैं। तो इस वजह से इसमें 50% का लक्ष्य रखा गया है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी इस नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, इसमें ये बात कही है। और जो यूजी कोर्स है वो अब 4 साल का करने का प्रावधान रखा गया है। अगर 1 साल की पढ़ाई कर लेता है बच्चा और किसी भी कारणवश वह आगे नहीं पढ़ पाता है, बीच में उसे छोड़ना पड़ता है, तो अब उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी उसकी वो जो पढ़ाई है व्यर्थ नहीं जाएगी। पहले की जो यूजी कोर्स था या पीजी था, तो उसमें ये था कि पूरा करने पर ही जो डिग्री मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर 2 साल की पढ़ाई करने के बाद वो छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करने के बाद वो छोड़ता है या 3 साल की पढ़ाई करके पूरी कर लेता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर 4 साल के बाद
उसे बैचलर के साथ साथ मतलब शोध के साथ बैचलर की डिग्री मिलेगी। तो अब ज़्यादा फ़ायदा है कि बच्चे अगर किसी कारणवश पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता है तो जितने समय उसने पढ़ाई की है उसका उसे बेनिफिट इसमें मिलेगा। उच्च शिक्षा में पहली बार मतलब इसीलिए मल्टीपल एंट्री की और एग्जिट सिस्टम लागू हुआ, क्योंकि मल्टीपल एंट्री यानी मतलब कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, वो साइंस के साथ आर्ट्स, आर्ट्स के साथ कॉमर्स, उसकी पसंद के अनुसार वो सब्जेक्ट ले सकता है। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि कॉमर्स वाला कॉमर्स ही पढ़ेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स या साइंस वाला साइंस। और निकलने का भी ये है कि जब भी वो निकलेगा तो उसको उस समय तक का बेनिफिट मिलेगा। बीएड कोर्स के बारे में इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी अगर 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। और अगर यूजी के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के बाद अगर कोई बीएड करेगा तो 1 साल का उसका बीएड कोर्स होगा। तो 12वीं के बाद करने में ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ उसका 1 साल बचेगा। और अगर स्नातक के बाद में यानी यूजी के बाद में करता है तो उसे 5 साल का करना पड़ेगा। वे 5 साल लगेंगे और वैसे 4 साल ही लगेंगे। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में अब एमए कर सीधे कर सकेंगे, मतलब इसमें पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को इसमें समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल नहीं होगा, सीधे ही बच्चे एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में यूजीसी जो एआईसीटीई है, एनसीटी है, इन सब की जगह अब एक ही उच्च शिक्षा नियामक आयोग होगा। जो भी टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज़ है उनको भारत में अपना इसमें ब्रांच खोलने की अनुमति की बात कही गई है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जो महाविद्यालय की संबद्धता अगले 15 साल में चरणबद्ध तरीके से इसमें समाप्त की जाएगी तथा महाविद्यालय को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए और स्कूल तथा जो उच्च शिक्षा है दोनों में ही ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। यानी जैसे कि अभी खुदा ईश्वर ना करे कि इस तरह कोई दोबारा से कोई महामारी आए, लेकिन इस तरह की कोई परिस्थितियाँ आ जाती है तो अब पहले से ही उनको फेस करने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए इसमें डिजिटल पे ई लर्निंग पे इन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, मतलब उसके लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही की जाएगी। और शिक्षा क्षेत्र में जो जीडीपी का 6% तक, मतलब जो शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक निवेश की बात कही गई है, जबकि वर्तमान में यह है जीडीपी का 4.43% है। तो हमें देश को अगर समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है और विकसित की श्रेणी में लाना है तो शिक्षा की जो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें बजट लगाना है और उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग करनी है। इस नई शिक्षा नीति में इस नई शिक्षा नीति को सरकार किस प्रकार लागू करेगी यह तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि सही अर्थों में नीतियों को लागू करने की कोशिश की जाएगी और अगर ऐसा हो पाता है तो तभी शिक्षा में परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।